इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के यूनिट नंबर सेकेंड नेटवर्क थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम की सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है जिसको हम कई इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम जो सबसे ईजीएस्ट या सिंपलेस्ट थ्योरम के अगर बारे में बात करें तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय को हम एक बेसिकली सिंपली या सबसे ईजीएस्ट थ्योरम भी बोलते हैं, जो इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व किया जा सकता है। तथा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसके स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, किसी परिपथ जिसमें रेखिक अवयव तथा एक से ज़्यादा विभव स्रोत हो कि किसी शाखा में अभिक्रिया उन सभी आंशिक अभिक्रिया के सदिश योग के बराबर होता है, जो एक स्रोत को परिपथ में रखकर से सभी स्रोत को उनके आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दिए जाने के पश्चात प्राप्त होते हैं, उसे सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय का उपयोग एक से अधिक स्रोत वाले परिपथों को हल करने में किया जाता है। नेक्स्ट, यह प्रमेय दिष्ट व प्रत्यावर्ती धारा दोनों स्थितियों में उपयोग में ली जा सकती है। अर्थात ये सुपरपोजिशन थ्योरम को हम डीसी सोर्स व एसी सोर्स, एसी करंट दोनों की स्थितियों में हम कंडीशन में उसको उपयोग में ले सकते हैं। दिष्ट धारा की स्थिति में जहां आंशिक अभिक्रिया का बीज योग करते हैं तथा स्रोत को आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करते हैं, वहीं प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में आंशिक अभिक्रिया का सदिश योग करते हैं तथा स्रोत को प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थात अगर हम डीसी और एसी के दोनों के अंदर, डीसी करंट और एसी करंट सोर्स दोनों के अंदर हमें नेटवर्क सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग ले सकते हैं। अगर हम डीसी सोर्स का उपयोग करते हैं तो इसके इंटरनल जो रिस्पॉन्स है या आंशिक अभिक्रिया है, इसका बीज योग करते हैं तथा सोर्स को इंटरनल रजिस्टेंस के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं या विस्थापित कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में उपयोग में लेते हैं तो इसके आंशिक अभिक्रिया का सदिश योग करते हैं तथा इसके स्रोत को प्रतिबाधा में प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब इसके सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं सुपरपोजिशन के बारे में या अध्यारोपण प्रमेय के बारे में, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ उस नेटवर्क में किया जाता है जहां दो या दो से अधिक सोर्स उपस्थित हो। सेकेंड, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तथा करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम में दो वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं और उस वोल्टेज सोर्स में अगर हम इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को लेते हैं, तो अगर उसके अंदर वोल्टेज सोर्स है तो हम उस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तथा करंट सोर्स है तो हम उसे ओपन सर्किट करेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी लीनियर नेटवर्क में नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स व करंट सोर्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, तो किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट या एल्जेब्रिक सम की करंट होगी यदि ईच सोर्स सर्किट में इंडिपेंडेंट एक्ट करे। तो यदि हम अगर किसी लीनियर सर्किट की बात करें, हम ये बोल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को लीनियर और नॉन लीनियर दोनों लीनियर डिवाइस लीनियर नेटवर्क थ्योरम में ही यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स या नंबर ऑफ करंट सोर्स हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स होते हैं तो हम उस सर्किट को इंडिविजुअली, जब हम उस सर्किट पे इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रहे हैं, अगर हम इंडिपेंडेंटली एक सोर्स को यूज़ करते हैं तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं तथा करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट में यूज़ में लेते हैं तथा इसमें फ्लो होने वाली करंट का जो होगा एल्जेब्रिक सम, उस ब्रांच में फ्लो होने वाली को टोटल करंट के बारे में हम उसमें फ्लो होने वाली करंट के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी सर्किट को, जैसे कि यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसे V1 स्मॉल r1 स्मॉल r3 स्मॉल r2 और V2 में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है, ये दोनों वोल्टेज सोर्स दिष्ट धारा जिसे हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स है। अब इस सर्किट को हम अगर अध्यारोपण या सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमें दोनों वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअली एक्ट करते हैं, सर्किट में काम करते हैं, तो हम इन दोनों सोर्स को वन बाय वन एज ए यूज़ करेंगे तथा वन बाय वन उसे एक्ट करवाएंगे। जब हम इसे वन बाय वन एक्ट कराएंगे तो सेम जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम के सेकंड पॉइंट है, अगर वोल्टेज सोर्स हो तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे और अगर करंट सोर्स हो तो हम उसे ओपन सर्किट कर देंगे।
उसी प्रकार जैसे कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लेते हैं कि हम इस दिए हुए सर्किट में एक एक सोर्स को कंसीडर करते हैं। जब एक एक सोर्स को कंसीडर करेंगे तो रिमेनिंग सोर्स जो भी है या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, हम उसे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट में रिप्लेस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले V2 को V1 को कंसिडर करते हैं तथा V2 को रिमूव करते हैं। जब हम V2 को रिमूव करते हैं तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही अब शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट होता है तो हम देखते हैं हमें नया सर्किट मिलता है जहाँ पर V1 लगा होता है, जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है R1, स्मॉल R3, स्मॉल R2। अब मैं इसमें करंट डायरेक्शन की बात करूँ, इसमें करंट कौन कौन सी करंट फ्लो होगी, तो R1 के अंदर I1 डैश फ्लो होगी, R2 के अंदर I2 डैश फ्लो होगी, R3 के अंदर I3 डैश फ्लो होगी। अगर जब मैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि स्मॉल R2 और R3 दोनों पैरेलल हैं, उसी के साथ R1 सीरीज़ में कनेक्ट है। जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो निकलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल है R3 के। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरा R1, ये R इक्विवेलेंट होगा। अब मैं ओम्स लॉ के थ्रू V1 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करूंगा या I1 डैश फाइंड करूंगा। तो ओम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में फ्लो होने वाली करंट उसमें फ्लो होने वाले वो रजिस्टेंस के सापेक्ष मिलता है, या उसके वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट और रजिस्टेंस का गुणा ही उसके रेस्पेक्ट टू फ्लो होने वाले वोल्टेज को डिफाइन करता है। ये ओम्स लॉ बोलता है। अगर मैं ओम्स लॉ के थ्रू अगर I1 डिफाइन करूँगा तो V इज इक्वल टू, अगर मुझे I निकालनी है करंट, तो मेरा करंट निकलेगा I इज इक्वल टू V बाई R। अब यहाँ पर V क्या है, मेरा V1 जो वोल्टेज सोर्स मैंने कंसीडर किया है, और R यहाँ पर है मेरा R इक्विवेलेंट, जो कि मैंने R इक्विवेलेंट निकाला है, जिसमें R1 सीरीज़ में है और R2 और R3 आपस में पैरेलल में है और जो R1 के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा I1 निकलेगा वो मेरा I1 डैश निकलेगा V1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R3। सॉरी, I1 डैश निकलेगा मेरा V1 अपॉन R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। इस प्रकार मेरा पैरेलल ये सर्किट निकलेगा। अगर अब मुझे इसमें फ्लो होने वाली जगह मेरी टोटल करंट I1 डैश मुझे पता चल गई है। अब टोटल I1 डैश जब पता चल गई है तो मैं I2 और I3 भी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं I2 और I3 निकालूंगा करंट डिवीज़न रूल के थ्रू। अगर मैं करंट डिवीज़न रूल के थ्रू निकालता हूँ, जैसे कि मेरा I1 मुझे पता है, I2 और I3 निकालना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगे हैं R2 और R3 वो आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर मेरा पैरेलल का करंट डिवीज़न रूल लगेगा। अगर मुझे I2 डैश निकालना है तो I2 डैश निकलेगा I1 डैश इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। इस प्रकार मैं I2 डैश निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार अगर मुझे अपनी I3 निकालनी हो तो मैं या तो करंट डिवीज़न रूल से भी निकाल सकता हूँ, जिसमें करंट डिवीज़न रूल के अंदर होगा मेरा I3 डैश इज इक्वल टू होगा मेरा R2 इंटू I1 डैश इंटू R2 अपॉन R3 प्लस R2। या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि जो मेरी टोटल करंट आ रही है I1 डैश, वो I1 डैश में से अगर मैं I2 डैश निकाल देता हूँ तो मेरी रिमेनिंग करंट क्या होगी, I3 डैश। इस प्रकार मैं ये तीनों ब्रांचों में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने अगर जब इंडिविजुअल सोर्स या V1 को जब कंसीडर किया है तो V1 को कंसीडर करने पर जो मेरा करंट निकला है I1 डैश, जो I1 डैश मुझे निकला I3 डैश निकला है, I3 डैश में इसको डिफाइन कर सकता हूँ इंडिविजुअली। उसी प्रकार अगर मैं अदर वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करता हूँ या अगेन एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करता हूँ, तो मैं अगर V2 को कंसीडर करता हूँ और V1 को कंसीडर नहीं करता हूँ, उसको रिमूव करता हूँ, तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो सेम सेकंड पॉइंट की तरफ वोल्टेज सोर्स है, तो वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें एक नया सर्किट मिलता है। नए सर्किट को देखते हैं कि V2 इजिकल टू R2 R3 और R1 मिलता है। तो जब हम इस सर्किट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि V2 की तरफ से डायरेक्शन से करंट फ्लो होती है, जिसमें R2 और R3 R1 और R3 पैरेलल कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों पैरेलल आपस में R2 से सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ इसका, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R2 प्लस R1 पैरेलल R3। जब मैं इस R1 पैरेलल R3 को रिजॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो R इक्विवेलेंट निकलेगा इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R3। ये मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब मेरे V2 से फ्लो होने वाले I2 डबल डैश करंट, जो कि ओम्स लॉ के थ्रू मैं डिफाइन करूँगा कि ओम्स लॉ के नियम के अनुसार भी यहाँ वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट फ्लो हो रही है, मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स है, तो मैं करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकता हूँ। अगर जब मैं करंट की वैल्यू को ज्ञात करूँगा तो I2 डबल डैश इजिकल टू होगा मेरा V2 अपॉन R इक्विवेलेंट। जो मैंने अभी R इक्विवेलेंट निकाला है, ये R इक्विवेलेंट किसका निकला है, ये R इक्विवेलेंट निकला है मेरा R1 R2 और R3 का।
इससे मेरा I2 डबल डैश निकल जाएगा। इसी प्रकार जब मैं I1 डबल डैश या I3 डबल डैश निकालूंगा तो वो मैं करंट डिवीज़न रूल से निकालूंगा। अगर मेरा करंट डिवीज़न रूल मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मेरा मिनिमम करंट डिवीज़न रूल क्या होता है, तो उसमें करंट डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ कि I1 डबल डैश मेरा होगा I2 डबल डैश इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। उसी प्रकार अगर मुझे I3 डबल डैश निकालना हो तो जो मेरी टोटल करंट फ्लो हो रही है उस टोटल करंट फ्लो को मेरा जो I2 डैश I1 डबल डैश निकला है उसको माइनस करूँगा तो मेरा I3 डबल डैश की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार जब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार मैंने जो सर्किट में दे रखा है ए और बी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं V1 को कंसीडर करता हूँ तो जो मेरी करंट निकलती है, और जब मैं V2 को कंसीडर करता हूँ तो ए और बी के रेस्पेक्ट में जो करंट निकलती है इनका एल्जेब्रिक सम ही मेरा टोटल करंट बताएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस टोटल ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट कितनी है। जब मैं इसकी करंट निकालूंगा तो I3 मेरा निकलेगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, I2 निकलेगा मेरा I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, I1 निकलेगा मेरा I1 डैश माइनस I2 डबल डैश। इस प्रकार मैं किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी ब्रांच में अगर मुझे करंट की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसमें लगे हुए रेस्पेक्टिवली वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को मैं इंडिविजुअली ऐड करवाऊंगा। उस इंडिविजुअल ऐड करवाने के बाद मैं उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है करंट के डायरेक्शन में उसकी करंट की वैल्यू निकालूंगा, और लास्ट में जब मैं इसका एल्जेब्रिक सम निकालूंगा तो मुझे मेरी टोटल फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम समझने के लिए बेहतर एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है निम्न चित्र में दिए गए परिपथ में धारा I का मान अध्यारोपण प्रमेय से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मुझे जो I की ज्ञात करनी है यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है A और B, जो 2 ओम रजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं सर्किट को देखता हूँ तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स है V1 और V2 जो है 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, उसी के साथ इसमें रजिस्टेंस दिया रखा है I 1 ओम 3 ओम और 2 ओम। तो 2 ओम में फ्लो होने वाले या A या B पॉइंट के बीच में फ्लो होने वाली करंट को मुझे ज्ञात करना है, और वो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ज्ञात करता हूँ तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मुझे दोनों वोल्टेज सोर्स है या दोनों जो सोर्स है उसमें इंडिविजुअली एक एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना होगा। जब मैं एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करूँगा तो रिमेनिंग सोर्स जो है अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करूँगा, और करंट सोर्स है तो मैं उसे ओपन सर्किट करूँगा। तो बाई सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सोर्स जो हैं वो वोल्टेज सोर्स हैं, तो दोनों सोर्स शॉर्ट सर्किट होंगे अगर मैं इंडिविजुअल एक को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेता हूँ कि 4 वोल्ट का विभव स्रोत परिपथ में रखने व 2 वोल्ट के स्रोत को लघु परिपथ में प्रतिस्थापित करने पर सिरों का कुल प्रतिरोध ज्ञात होगा। जब मैं 2 वोल्ट को रिप्लेस करता हूं तो मेरा सर्किट निकलेगा 4 वोल्ट R1 R2 और R3 जो उसकी वैल्यू है उससे वैल्यू निकलेगी मेरी, और वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ओम से फ्लो होने वाली करंट I3 वैल्यू, और 3 ओम के अंदर फ्लो होने वाली I2 और 2 ओम के अंदर फ्लो होने वाली I1 करंट होगी, और वोल्टेज सोर्स मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखता हूँ कि 4 ओम के रेस्पेक्ट में 1 ओम रजिस्टेंस और 3 ओम और 2 ओम रजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलली आपस में कनेक्टेड हैं, और ये दोनों रजिस्टेंस 1 ओम रजिस्टेंस के सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो मेरा जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकलेगा अकॉर्डिंग टू सीरीज़ और पैरेलल रूल्स, रजिस्टर के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो मेरा 1 + 2 × 3/2 + 3। अब मैं इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालूंगा तो मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकलेगा 11/5 ओम। तो मेरा जो 4 वोल्ट अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस वो होगा 11/5 ओम। इसी सा प्रकार अगर मुझे I3 निकालनी हो तो यहाँ पर 1 ओम रजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो, की डायरेक्शन 4 ओम पे अगर मैं वोल्टेज सोर्स को लेता हूँ तो करंट की डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, तो अपर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट जो I3 है वो I3 निकलेगी बाई ओम्स लॉ वोल्टेज बटा रजिस्टेंस। तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज है 4 वोल्ट और रजिस्टेंस है मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो मैंने अभी निकाला। तो मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है 11/5। तो मेरी यहाँ पर जो I3 निकलेगी वो होगी 20/11 एम्पियर, जो कि बाई ओम्स लॉ के थ्रू निकलेगी। अगर अब मुझे I1 निकालना है तो मेरे पास यहाँ पर I3 की वैल्यू पता है, तो मैं I1 की वैल्यू करंट डिवीज़न रूल से भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे करंट डिवीज़न रूल की वैल्यू I1 निकालना हो तो मेरे I1 निकालने के लिए मुझे करंट डिवीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग होगा I3 इंटू टोटल करंट जो मेरी आ रही है I3 इंटू जो रजिस्टेंस से पैरेलल रजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या आएगा 3/3 + 2। इस प्रकार मेरा I1 में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिलेगी। तो जो मेरा I1 के अंदर करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 12/11 या 12/11 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है।
इस हिसाब से अगर मैं अपने स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं 4 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास जो I निकलती है या I1 निकलती है ए बी ब्रांच के बीच में, तो मेरी I1 होती है 12/11 एम्पियर। इसी प्रकार मैं सेकेंड स्टेप लेता हूं तो सेकेंड स्टेप में मैंने जैसे कि V1 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया है, तो अब इस बार सेकेंड स्टेप में मैं V2 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करूंगा। जब मैं V2 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करूंगा तो V2 वोल्टेज सोर्स के अंदर मैं 2 वोल्टेज को कंसीडर करूंगा तथा 4 वोल्ट को मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा। तो यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो 2 वोल्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 2 ओम से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जिसे मैं डिफाइन करूँगा I2, I3 और I1। जब मैं इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखूंगा कि 1 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्ट है, और तथा ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। तो मेरा जो सेकंड स्टेप है वो प्राप्त होगा कि 2 वोल्ट का विभव स्रोत परिपथ में रखने तथा 4 वोल्ट के स्रोत को लघु परिपथ में बदलने पर स्रोत टर्मिनल के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या R इक्विवेलेंट होगा 2 + 1 × 3/1 + 3। तो मेरा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 11/4 ओम। उसी प्रकार अगर मुझे I2 निकालना है तो बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरा वोल्टेज सोर्स या टोटल रेजिस्टेंस है उसका मैं भाग दूंगा तो मुझे करंट फ्लो होने वाली वैल्यू मिल जाएगी, जिससे मैं I2 से डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर V/RA = होगा, V यहाँ पर 2 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट है 4/11। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे I2 करंट निकलेगी 8/11 एम्पियर बाई ओम्स लॉ। इस प्रकार मेरे यहाँ पर A और B टर्मिनल के बीच में रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो हो रही है टोटल, अगर मैं उसको डिफाइन करूँ जैसे मैंने क्वेश्चन में दे रखा है I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I = होगा मेरा I1 - I2। I1 है जब V1 वोल्टेज को कंसीडर किया और I2 है जब मैंने V2 वोल्टेज को कंसीडर किया। तो यहाँ पर I1 12/11 माइनस I2 = है 8/11। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा जो आंसर निकलेगा तो जो टोटल करंट फ्लो होगी वो 4/11 एम्पियर होगी। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कि लीनियर एलिमेंट लग रहे हैं या लीनियर सोर्स लग रहे हैं, लीनियर नेटवर्क लग रहा है, तो लीनियर नेटवर्क के अंदर ही सुपरपोजिशन थ्योरम को उपयोग में लिया जा सकता है तथा उसमें किसी सिंगल या पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है तथा उसकी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कि जब हम इंडिविजुअली 2 सोर्स लग रहे हैं तो हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, और एक सोर्स जो लग रहा है अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स है तो हम उसे ओपन सर्किट करेंगे तथा ओपन सर्किट करने के बाद उसके इंडिविजुअली जो उसके रेस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस को ज्ञात करेंगे, जिसे हम RA इक्विवेलेंट या कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उस कुल प्रतिरोध को ज्ञात करने के बाद हम सेकेंड स्टेप में टोटल करंट फ्लो होने वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। टोटल करंट जब हमें मिल जाती है तो जिस ब्रांच में हमें करंट वैल्यू करना है उस बाई करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम उसमें करंट फाइंड करते हैं, और जब वो करंट फाइंड होती है ये सेम टू सेम प्रोसेस अगेन हमें जब सेकंड वोल्टेज सोर्स कंसीडर करते हैं तभी अप्लाई करना होता है, तब भी फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को रिमेनिंग हटा देना होता है, सेकंड वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना होता है, उसके रेस्पेक्ट में लगे हुए सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात करना होता है। जैसे करंट की वैल्यू मिलती है हमें तो जो पर्टिकुलर ब्रांच हमें जिसमें करंट ज्ञात करनी है उसको करंट डिवीजन रूल या अदर रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उस पर करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तथा टोटल करंट के अकॉर्डिंग हमें अलजेब्रिक सम लगाना होगा, तो हमें हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ज्ञात हो सकती है। इस प्रकार हम सुपरपोजिशन थ्योरम में किसी भी सर्किट या नेटवर्क के अंदर हम करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं तथा ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये थ्योरम में सबसे ईजीएस्ट और सिंपल और सबसे प्रसिद्ध सुपर थ्योरम्स है जो कि जिसके द्वारा किसी भी नेटवर्क या लीनियर नेटवर्क के अकॉर्डिंग ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट या उस ब्रांच के अंदर टोटल वोल्टेज कितना उस वोल्टेज को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसका उपयोग हम करंट ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं तथा इसका नॉर्मली हम उपयोग एक करंट या वोल्टेज ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थ्योरम्स के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम है जिसे हम अध्यारोपण प्रमेय बोलते हैं। ये पर्टिकुलर ये लीनियर नेटवर्क में ही उपयोग में आता है, ये नॉन लीनियर डिवाइस के अंदर साथ काम नहीं कर सकता है तथा इसका एडवांटेज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है कि यह वो डीसी सोर्स और करंट AC सोर्स के अंदर भी उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रमेय को हम विस्तार धारा या प्रत्यावर्ती धारा दोनों में उपयोग करके उसी करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अध्यारोपण प्रमेय के बारे में पढ़ा। यह अध्यारोपण प्रमेय है जो किसी भी सर्किट या लीनियर नेटवर्क के साथ हम उपयोग में लेकर उसको उपयोग में किया
जा सकता है। इसी प्रकार हम सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ साथ हम अदर जैसे कि नॉर्थन थ्योरम है, मिलनेस थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है, नॉर्थन थ्योरम, उसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तथा किसी भी सुपरपोजिशन थ्योरम को जब हम इस नेटवर्क में अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिक कंपोनेंट जैसे करंट डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल, KVL, KCL, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और वोल्टेज का इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तथा इन सभी का बेसिक कंपोनेंट का उपयोग हम सुपरपोजिशन थ्योरम में जब भी किसी नेटवर्क को सॉल्व करते हैं तो उसका उपयोग किया जाता है तथा उसमें पर्टिकुलर ब्रांच की वैल्यूज़ को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।